जय हिंद दोस्तों। भारत एक ऐसा देश जिसमें मल्टीलिंगुअल, मल्टी डाइवर्सिटी और सब चीज़ें पता नहीं कितना ज़्यादा हमारे यहाँ हर चीज़ मिलती है डाइवर्सिटी के नाम पर। ऐसी सिचुएशन में लगातार बयान आना और जिस तरीके से पिछला लगभग यूपी चुनाव के पहले से मुद्दे उठ रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान ही सेंटर पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन चल रहा है हिंदू और मुसलमान। ऐसी सिचुएशन में अब मिस्टर ओवैसी का एक बयान आया है। मिस्टर ओवैसी का बयान ये है, असदुद्दीन ओवैसी जो है उसका बयान है कि भाई मोदी ने मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन, दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि ये दोयम दर्जे का नागरिक क्या है, और उसके बाद सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार सच में ऐसा ही कर रही है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ये एक मैसेज। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप IAS, PCS या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स में से 1000 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए हमने एक इंडिया का सबसे बड़ा NCERT स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स टॉपर होंगे, टॉप 1000 स्टूडेंट्स को हम ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना स्लॉट बुक कीजिए। 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन है और 14 अगस्त को टेस्ट होगा। 4 स्लॉट्स में टेस्ट होगा, 4 में से किसी भी स्लॉट में आके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी से जल्दी टेस्ट देना, मतलब टेस्ट के लिए रजिस्टर करके अपनी सीट्स को बुक करें। ऐप हमारी डाउनलोड करेंगे, स्टडी टेबल जो ऐप है वो प्ले स्टोर से मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर। तो सवाल उठता है दोस्तों के दोयम दर्जे का नागरिक, यानी सबसे पहला सवाल कि सेकंड क्लास सिटीजन होते कौन से हैं, और क्या दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं सेकंड क्लास सिटीजन या फिर दोयम दर्जे का नागरिक मौजूद है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी देश का नाम किसी रिलीजन स्पेसिफिक के नाम पर लग जाता है, जैसे किसी भी देश के अंदर अगर इस्लामिक रिपब्लिक नाम के आगे लगा है, जैसे पाकिस्तान के नाम के आगे लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम के आगे लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ऐसे अगर आप अरब कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर भी जिस कंट्री के नाम के आगे कोई धर्म लिखा हुआ है तो वो कंट्री असलियत में एक रिलीजन स्पेसिफिक को मानती है। उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो रिलीजन्स होते हैं वो होते हैं सेकंड क्लास रिलीजन्स, यानी दोयम दर्जे के धर्म। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो सेकंड क्लास रिलीजन्स हैं इनको रिकॉग्निशन ही ना मिले, इनको मान्यता ही ना मिले, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो लगभग 2017 तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो भी शादी इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार नहीं हुई और जो भी शादी काजी के द्वारा सर्टिफाई नहीं की गई है, उस शादी को रिकॉग्नाइज ही नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि उसे कोर्ट में भी जाकर रिकॉग्निशन नहीं थी। यानी शादी अगर करनी है तो इस्लामिक रीति रिवाज से करनी होगी। ऐसे में बच्चे अगर पैदा करने हैं तो उसमें भी आपको कुछ रिलीजियस जो प्रोसेसेस हैं, धार्मिक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके पैदा हुए बच्चों को रिकॉग्निशन मिलेगी, यानी मान्यता मिलेगी। ऐसे लोग या ऐसे धर्म को मानने वाले लोग
जिनके पास अपना धर्म को मानने का बेसिक राइट नहीं है, या फिर ऐसे लोग जिनके बारे में पाकिस्तान से जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था तो वहाँ पर एक बात को समझाया गया कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर से सारे के सारे हिंदुओं को भगा दोगे तो ये जो टॉयलेट साफ़ करना है, लेटरिन साफ़ करना है, नालियाँ साफ़ करना है और जितने भी गंदगी साफ़ करने से जुड़े जितने भी काम हैं वो कौन करेगा। इसलिए जो निचली जातियों के हिंदू हैं उनको पाकिस्तान में रहने दिया जाए। तो किसी को अपने देश में, किसी एक ग्रुप स्पेसिफिक को अपने देश में सिर्फ और सिर्फ इसलिए अलाउ करना क्योंकि वो आपके छोटे मोटे गंदगी साफ करने से जुड़े कामों को सही कर पाएगा, वरना नहीं, तो इसको भी दोयम दर्जे का नागरिक ही समझा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जब भर्ती निकलती है तो उसमें गंदगी साफ करने वाले सफाई कर्मचारियों की एक स्पेशल पोस्ट निकलती है जिसे जमादार की पोस्ट कहते हैं। उस जमादार की पोस्ट के अंदर भी आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली ये लिखा जाता है कि जो गैर मुस्लिम यानी हिंदू, क्रिश्चियन या दूसरे धर्मों से जुड़े लोग हैं केवल वो ही इस गंदगी साफ करने वाले काम को, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में तीसरी बात, यानी अगर आप ये कह दें कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है या पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो एक मुस्लिम ही होना चाहिए और गैर मुस्लिम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हायर पोस्ट नहीं अटेन कर सकता। अब आप इस न्यूज़ को देखिए, न्यूज़ जियो न्यूज़ की है जिसके अंदर क्लियर वर्ड्स में, और 19 अप्रैल की ये न्यूज़ है जिसमें क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि मीट मनीषा रोपेटा, द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बिकम डीएसपी इन पाकिस्तान। अब आप सोचकर देखिए, फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बिकम डीएसपी इन पाकिस्तान, ये काम पाकिस्तान के अंदर 70 साल, 75 आज़ादी के 75 साल के बाद हुआ है। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी हिंदू जो है वो ना तो चीफ मिनिस्टर बन पाया है, ना राष्ट्रपति बन पाया है, ना ही किसी प्राइम पोजीशन के ऊपर अपॉइंट हो पाया है। इसी को कहा जाता है सेकंड क्लास सिटीजन की फॉर्म में अपॉइंट होना या सेकंड क्लास सिटीजन की फॉर्म में उसको देखना। दूसरी बात, आप शादियों को अलाउ कर नहीं रहे। ब्लास्फेमी लॉ सबसे ज़्यादा लगने वाले नॉन मुस्लिम्स का कानून जो है, ईश निंदा कानून, उसमें सबसे ज़्यादा जो कानून लगता है वो, या ये जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर होता है। उनको जान से मार दिया जाता है, उनकी लड़कियों को अबडक्ट करके उठाकर उनकी शादी ज़बरदस्ती बड़े से बड़े, मतलब बड़ी बड़ी उम्र के लोगों से करवा दी जाती है। और बाकायदा ये गोरख धंधा सरकारी अफसर और जो मस्जिद है उन दोनों की मिली भगत से चलता है और उसे रिकॉग्नाइज करने का काम वहाँ की जुडिशरी करती है। जैसे कि 14 साल की लड़की का एक अबडक्शन करके 44 साल के एक आदमी से उसकी शादी कर दी जाती है। कोर्ट मामला पहुंचता है, कोर्ट कहता है देखो अब तो शादी हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, शादी तो चलेगी। अब इसमें किसी भी तरीके का मॉरल और एथिकल ग्राउंड उस जजमेंट का क्या था उसको ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, लेकिन कहीं समझ में नहीं आएगा। यानी वहां पर सोच कर देखिए कि माइनॉरिटीज के पास वहां पर राइट्स नाम की चीज नहीं है, अधिकार नाम की चीज नहीं है। यानी वो राइट्स ना तो एक तरीके से वोट डालने के हैं, ना ही यानी ढंग से वोट, भाई माइनॉरिटी के पास तो वैसे भी वोटिंग राइट्स नहीं होते और होते भी हैं तो बहुत कम, ना ही वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके की कोई पॉलिसी चला रहा होता है, ना ही वहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नाम का
कोई डिपार्टमेंट आपको दिखाई देगा, ना ही वहां पर आपको किसी तरीके की स्कीम्स दिखाई देंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर जिसकी वजह से वहां लोग हर मामले में तरसता है। क्यों? क्योंकि राइट्स नहीं मिल रहे, अधिकार नहीं मिल रहे। जब किसी ग्रुप ऑफ पीपल को उसके धर्म, जाति, भाषा इसके होने की वजह से उस देश के अंदर अधिकार ना मिले, और अगर अधिकार मिल भी रहे हैं तो वो सिर्फ कागजी हो, जब उनका मंदिर उस देश में तोड़ दिया जाए तो जानबूझकर उस ग्रुप के ऊपर, यानी हिंदुओं का मंदिर इस्लामाबाद में तोड़ा गया, और उसके बाद हिंदू व्यापारियों के ऊपर जो छोटे मोटे हैं भी, जो अपना नाम बदल के या कैसे भी करके रोजी रोटी चला रहे हैं, दूसरों के एहसान तले रहकर, क्योंकि स्टेट तो उनको किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन के अंदर वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको खुले तौर पर नजर आएगा कि वहां इस्लामाबाद में मंदिर तोड़ा जाता है। पहली बार इस्लामाबाद सरकार 2014-15 के अंदर उनको कुछ जमीन अलॉट करती है, लगभग 100 गज के आसपास, छोटी सी जमीन 100 गज, उसकी दीवार खिंचनी शुरू होती है तो उस दीवार को तोड़ दिया जाता है। पुलिस वाले सामने खड़े रहते हैं, दीवार को कुछ नहीं, मतलब प्रोटेक्शन किसी तरीके की प्रोवाइड नहीं होती। मंदिर बनाने का जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसे तोड़फोड़ दिया जाता, पुराना जो मंदिर वहां पर था वो भी तोड़फोड़ दिया जाता है। उसके बाद वहां के जो गुंडे बदमाश हैं या रिलीजियस रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो उस हिंदू समुदाय के ऊपर ही दबाव डालकर कहते हैं कि तुम ये कहो कि तुमने उन सबको माफ कर दिया और उसके बाद डोनेट करो इस मंदिर में ताकि मंदिर बनाया जाए। इस तरीके का एक प्रोसेस हुआ। सोच कर देखिए क्या माहौल रहा होगा। यही हाल बांग्लादेश में है। मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं। यही काम भाई बांग्लादेश में देखिए, एक मुस्लिम जाकर हनुमान जी के हाथ में कुरान रख के आ जाता है, उसकी फोटो वायरल हो जाती है, पूरे के पूरे हिंदू समुदाय को पकड़ के मारा इसलिए जाता है क्योंकि आपने ऐसा कर दिया। समझे? पाकिस्तान में बिंदी लगाकर कोई हिंदू महिला चल रही है तो उसका इतना मजाक उड़ाया जाता है कि कुछ कहने की हद नहीं। तालिबान के अंदर तो भूल ही जाओ कि आपके पास किसी तरीके का कोई राइट सुरक्षित है। इसी तरीके से भाई सबसे ज़्यादा हमले तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर ही होते हैं, और माइनॉरिटीज़ तो छोड़िए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमले जो हैं वो तो सुन्नी अगर नहीं है तो भी होंगे। ऐसे ही अगर आप ईरान में चले जाते हो, चाहे आप इराक में चले जाते हो, चाहे सीरिया में चले जाते हो, यूएई में पहला मंदिर मोदी जी जाके बनवा के आए हैं। मोदी जी ने शिलान्यास किया था उस मंदिर का, उससे पहले कोई मंदिर ही नहीं था। यूएई के बाद सऊदी अरेबिया में देख लीजिए, जहां जहां पर ये पूरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं, आप वहां पर जो मेजॉरिटी है वो जिस तरीके से माइनॉरिटी को राइट्स नहीं देती या ट्रीट कर रही है, असलियत में वो रहना सेकंड क्लास सिटीजन होता है। इसी को कहा जाता है सेकंड क्लास सिटीजन होना, दोयम दर्जे का नागरिक होना। यानी आपके पास किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। वहां सारे के सारे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस माइंडसेट से प्रेरित हैं, और वो जिस भी तरीके का काम कर रहे हैं धर्म को पैमाना मानकर कर रहे होते हैं, और बाकी दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के साथ जो दुर्गति करी जाती है वो सेकंड क्लास सिटीजन कहलाना होता है। अब भारत में आ जाते हैं। अब सवाल ओवैसी के इस बयान का है, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि अगर हम इसका एक ठीक ढंग से एनालिसिस कर लें उसका फैक्चुअल बेसिस पर, तो हमारे को कहीं ना कहीं इनके पॉलिटिकल माइंडसेट का पता लग जाएगा कि पॉलिटिकल माइंडसेट से इन्होंने ये बयान दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन बयानों को अगर हम काउंटर नहीं करते हैं तो इससे मेरे देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अब आ जाते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में कि असलियत में ये जो मोदी गवर्नमेंट है इनके टाइम पर क्या, या तो सबसे पहले
बीजेपी और आरएसएस की बात की जाए, बीजेपी और आरएसएस की फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर मोदी जी पे आरोप ये है कि प्रधानमंत्री सावरकर और गोलवलकर की नीति पर चल रहे हैं और इन्हीं के माइंडसेट से चलने के चक्कर में ये मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न जो बताया वो ये था कि इनकी एक स्वनिधि स्कीम है और उस स्वनिधि स्कीम के अंदर 35 लाख यानी 35 लाख लोन डिस्ट्रीब्यूट हुए रेहड़ी पटरी वालों को। 35 लाख लोन दिए गए रेहड़ी पटरी वालों को और उस 35 लाख में से केवल और केवल 335 लोन जो हैं वो मुस्लिम्स को दिए गए। बाकी सारे के सारे लोन जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स के पास ट्रांसफ़र हो गए। फिगर जो है वो डरा देने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस चीज़ की तह तक जाने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, तो हमें रियलिटी कहीं और ही और कुछ और ही नज़र आती है। तो सबसे पहले मैंने ये देखने की कोशिश करी कि क्या मोदी सरकार ने मुस्लिम्स के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव किया या ऐसा कुछ बिहेव किया जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो हैं अपने आप को डेस्टिट्यूटेड फील करें, या यूं कहें कि अपने आप को जिसे कहते हैं एक तरीके का उनके साथ भेदभाव हो रहा है ये फील करें। तो सवाल को समझिए, यहाँ लॉजिक क्या है कि भाई एक उस्ताद योजना अगर चलाई जाए तो उस्ताद स्कीम असलियत में बहुत सी माइनॉरिटीज़ के लिए ही सबसे ज़्यादा है, जो खासकर बुनकरों की है, और खासकर उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने वाले बनारस के बुनकर हैं, जो कि लगभग 100% मुस्लिम्स हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारी माइनॉरिटी स्कीम्स को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन माइनॉरिटी स्कीम्स के अंदर हमारे को किसी भी तरीके से, माइनॉरिटी का मतलब ही माइनॉरिटी है, तो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा इन माइनॉरिटी स्कीम्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले अगर कोई हैं तो वो मुस्लिम्स भी हैं। तीसरी तरफ जिस तरीके से चाहे उज्ज्वला योजना लागू की जाए, उज्ज्वला योजना के बारे में बात की जाए, या फिर किसी तरीके से उज्ज्वला योजना के बाद क्या नाम है घर बनाने वाली जो स्कीम है, होम कंस्ट्रक्शन किया गया या हाउस बनाए गए, या उस स्कीम का नाम मेरे ध्यान से स्किप कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पेंशन स्कीम से लेकर और टॉयलेट बनाने वाली स्कीम से लेकर जितनी भी स्कीम्स हैं, आप ग्राउंड लेवल पर किसी भी लोगों से पूछकर देखेंगे तो पता लगेगा कि किसी भी तरीके का अगर गांव में घर बने हैं तो 100 की जगह 75 घर बने हैं, लेकिन उन 75 में जो जेन्युइन मुस्लिम्स हैं जिनको घर बनवाने, जिनके घर बनवाने की ज़रूरत है, वो घर बनाए गए हैं और मोदी सरकार ने उन घरों को बनाया है। टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं, और दूसरी जितनी हेल्थ स्कीम से लेकर दूसरी स्कीम जिसका क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया अगर कोई भी इंसान पूरा कर रहा है तो उसका धर्म देखे बिना उस क्राइटेरिया को देखकर उसके क्या नाम है बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। तो सवाल ये है, जब मुस्लिम्स ने इस स्कीम का बेनिफिट ले लिया या मुस्लिम्स को इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया, तो ऐसा क्या कारण था कि इस स्वनिधि योजना का फ़ायदा मुस्लिम्स को नहीं मिला या मुस्लिम्स इसके लिए आगे नहीं आए? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो सरकार ने नहीं दिया, अगर सरकार ने देना ही नहीं देना था तो बाकी सभी स्कीम्स के अंदर मुस्लिम्स के ना तो मकान बनते, ना टॉयलेट बनते, ना ही हेल्थ स्कीम में उनका ना कार्ड बनते, ना ही एजुकेशन में, ना ही माइनॉरिटी में, कहीं पर भी मुस्लिम्स का नाम नहीं होता। लेकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ पर देखा जाए कि एक तरफ तो भाई मुस्लिम्स जो हैं उनको बाकी सभी स्कीम्स में फ़ायदा मिला, तो ये जो स्वनिधि योजना थी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? स्वनिधि योजना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जिसके अंदर मुस्लिम्स ने लोन नहीं लिया, और लिया भी तो 35 लाख में से 335 ही निकले, यानी 0.001 समथिंग कुछ परसेंटेज
आती है, यानी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मुस्लिम्स ढूंढे मिलेंगे जिनको इस स्कीम का लाभ मिला। लेकिन समझने की बात यह है, ऐसा क्यों? क्योंकि समझिए, ये स्वनिधि योजना जो है वो असलियत में एक लोन स्कीम है। लोन स्कीम के अंदर क्या है कि यहां इस लोन की स्कीम के अंदर लोन दिया जाएगा मुस्लिम्स को। मुस्लिम्स यानी रेहड़ी पटरी वाले जिनके पास कोई दुकान नहीं है, घर नहीं है, काम करने का जरिया नहीं है, सड़कों पे घूम घूम कर या पटरी लगाकर जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं, इन लोगों को छोटे छोटे लोन की ज़रूरत होती है। 5,000 10,000 रुपए के लोन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतने छोटे से लोन के लिए भी इन्हें कहीं ना कहीं ब्याजी लोगों के पास जाना पड़ता है, और वो ब्याजी लोग जो हैं, जो ब्याज लेने वाले लोग हैं, इनसे रोज के पैसे वसूलते हैं। जैसे मैं इस एरिया में एक इंसान को जानता हूं, अपने एरिया के अंदर पुराने वाली कॉलोनी में एक इंसान को जानता हूं जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रेहड़ी पटरी वाले लोगों को लोन देना है। वो कुछ नहीं करता, वो रेहड़ी वालों को 10,000 रुपये उधार दे देगा और उसके बाद 100 रुपये रोज के सिर्फ उसका काम वसूलना है। रोज के 100 रुपये, और लगभग 200 से 250 रेहड़ी वाले उसके पास जाते हैं। 100 रुपये रोज का ब्याज है, समझ गए? और मूलधन तो खरा है। 100 रुपये रोज का ब्याज है, यानी 30% ब्याज कई बार पड़ता है, और उसके बाद मूलधन खड़ा है। बस कोई भी रेहड़ी पटरी वाला है, 3 महीने वो आसपास घूमता हुआ दिखाई दे जाए कि बाबूजी लोन दे दो, वो कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा, नहीं भी रखेगा तो भी लोन दे देगा। और रोज के 100 रुपये 50 रुपये जो भी फिक्स हो, डायरी में लिखता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। सोचिए, करोड़पति आसामी सिर्फ इसी तरीके से बन गया है। करोड़पति लाइनों के हिसाब से मकान है। रेहड़ी पटरी वालों को तो मोदी जी ने जो स्कीम निकाली वो इन लोगों को ध्यान में रख के निकाली कि भाई असलियत में इनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, 10,000 रुपये का 1,500 रुपये महीना अगर ब्याज देना पड़ जाए, यानी 1,500 रुपये का मतलब होता है 15% महीना, और साल का अगर आप निकालते हैं तो 15-12 180, यानी 10,000 रुपये मूलधन का साल का 18,000 रुपये ब्याज देगा बंदा, और 10,000 रुपये खड़ा रहेगा। यानी ये असलियत में यही लोग वो सुखी लाला होते हैं जिनका ब्याज पुश्तों तक, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी पीढ़ी उतरता ही नहीं है, लगातार चढ़ता चला जाता है। यानी रेहड़ी पटरी वालों का जो असली फायदा है वो तो ये लोग खा जाते हैं। अब ऐसे में सोच कर देखिए, भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को 5-10 हज़ार रुपये का लोन चाहिए तो हम इन लोगों को दे देंगे और कोई समस्या नहीं है, कोशिश करेंगे ये धीरे धीरे करके वापस करें। लेकिन लोन के साथ एक खास का बात ये होती है, और उसमें होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट। ब्याज यानी इंटरेस्ट। असलियत में ब्याज की 2 डेफिनेशंस हैं। ब्याज की एक डेफिनेशन ये है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मनी जो है उसकी जो वैल्यू है वो घटती चली जाती है। यस, ये रियलिटी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है जो पैसा है उसकी कीमत घटती चली जाती है, ये फैक्ट है। आज अगर हम जिस 1 लाख रुपए की बात करते हैं, आज से 10 साल पहले, या मैं 30 साल 40 साल पहले की बताता हूं, तो 30 साल पहले वो 1 लाख रुपया 1,000 रुपये के मतलब 10,000 रुपये के बराबर था। उस समय के 10,000 रुपये और आज का 1 लाख रुपया बराबर है। मैं 10,000 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 25 साल पहले भी अगर आप लगाते हैं तो उस समय का 10,000 रुपया और आज का 1 लाख रुपया बराबर है। यानी उस समय पर 25 साल पहले अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपये होती थी तो वो अपने आप में बहुत सॉलिड पर्सनैलिटी होता था। आज के दिन किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो वो दिल्ली जैसे शहर में एक एवरेज पर्सनैलिटी माना जाता है।
ये सच्चाई बता रहा हूं कि अब यही 1 लाख रुपया आज से 25 साल बाद देखेंगे तो यही 1 लाख रुपया लेने वाला हमारे घरों का जो डोमेस्टिक हेल्प वाला नौकर है वो होगा। उस पैसे को बराबर रखा जाए, इसलिए यानी समय के हिसाब से पैसे की वैल्यू को मेंटेन किया जाए। डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, बहुत सारे फॉर्मूले जो इकोनॉमिस्ट निकालते हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पैसे की वैल्यू को मार्केट के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बहुत सी रेट्स वगैरह निकाले रखती है, और साथ में कहीं ना कहीं इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट लिया जाता है कि भाई आप मुझे ब्याज दे दो, यानी मेरा पैसा उतना ही है, उसी हिसाब से आप इंटरेस्ट मुझे पे करते रहें, ताकि मेरे पैसे का इस्तेमाल करके आप कमाए ना कमाए, मेरा पैसा तो कम हो रहा है। इसका दूसरा तरीका यह है कि भाई आपने किसी को भी लोन जो है वो कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया और इंटरेस्ट की जगह आप उसके अंदर प्रॉफिट परसेंटेज लेते हैं। यहां से इस्लामिक बैंकिंग इस चीज को कहता है कि भाई असलियत में आप प्रॉफिट परसेंटेज को ले लें, लेकिन इंडिया दुनिया में कभी भी समझ लीजिए एक माइंडसेट होता है, प्रॉफिट असलियत में काम करने वाले की मेहनत का, दिमाग का, डेडिकेशन का आउटकम होता है। ब्याज पे पैसा देना वो एक लायबिलिटी समझ लेता है, वो ये मानता है कि ठीक है मैंने उसका पैसा इस्तेमाल किया और जो मेरा कमिटमेंट था मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन प्रॉफिट में परसेंटेज देने के लिए कोई दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन जल्दी से तैयार नहीं होता, होगा भी तो वो कम से कम प्रॉफिट को इतना कम करके दिखाएगा कि उसका आउटकम नहीं होगा। और यही रीज़न है दुनिया में कहीं पर भी इस्लामिक बैंकिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई भी कंपनी प्रॉफिट का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो जेन्युइन परसेंटेज है वो जल्दी से पे नहीं करती। इंडिया में एक इस्लामिक बैंक खुला था, वो लगभग 400-500 करोड़ का घोटाला करके गायब हो चुका है, अब वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। अब कोर्ट केस चलता रहेगा, क्योंकि जब भी कोई लोन लेने आता उसको कुरान गिफ्ट की जाती है, उसको इस्लामिक सारे कानून पढ़ा दिए जाते और उसके बाद बताते कि ठीक है आप ले जाओ, लेकिन लोन देना किसी को नहीं, लेकिन जो पैसा डिपॉजिट करने आता उसको सारे पैसे ले लेते। नतीजा उसका ये कि कहीं ना कहीं ये सारा कंसेप्ट जो है ये हो गया फेल। लेकिन इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं वो लगातार ये प्रीच करते हैं कि इस्लाम में ब्याज हराम है। जैसे मूर्ति पूजा हराम है वैसे ही ब्याज हराम है, और अगर ब्याज हराम है तो आप ब्याज नहीं ना तो लेंगे, ना ब्याज पे पैसा लेंगे, ना ब्याज पे पैसा देंगे। इसका आउटकम ये हुआ कि लोगों ने कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, ये आज की दुनिया में देखो समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि देखो बैंक जो होता है वो आपकी तरक्की में आपका भागीदार होता है, ये समझ लीजिएगा। आज अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की जमीन लेनी है और मेरी जेब में 20 लाख रुपया मौजूद है, या चलो 30 लाख रुपए मौजूद है, और मैं बैंक के पास जाता हूं, मेरी क्रेडिट वैल्यू अच्छी है, मैं बैंक के पास गया, बैंक को कहा कि मुझे 80 लाख का लोन दे दो ताकि मैं 10 लाख रुपए अपनी जेब में रखूं बाकी के खर्चे निपटाने के लिए। बैंक देखेगा कि क्या मैं 1 करोड़ रुपए में से 80 लाख रुपए का लोन वापस करने में कामयाब होऊंगा या कैपेबल हूं, तो बैंक देखेगा कि हाँ हूं कामयाब, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उठाकर मेरे लोन को मुझे लोन प्रोवाइड कर देगा। मैंने उस लोन से लेकर 80 लाख रुपए का लोन लेकर 20 लाख रुपए अपनी जेब वाली पैसे लगाए और प्रॉपर्टी या कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब उस बिजनेस से मेरा प्रॉफिट आना शुरू हुआ तो एक हिस्सा बैंक को दिया, एक हिस्सा मैंने कमाया, और मैंने अगर उसको उतार दिया तो मेरी वैल्यू बढ़ी। बैंक कहेगा अब मेरे से 5 करोड़ का लोन ले ले, मुझे कोई समस्या नहीं है, हरि मोहन के ऊपर मेरे को भरोसा है, मुझे बैंक से लोन मिलेगा, और मैं अगर 1 करोड़ वाले में कामयाब हुआ तो आगे मैं 5 करोड़ के लोन की तरफ अगर बढ़ूंगा तो मुझे उसमें फायदा नजर आएगा। ये एक नेचर है, ये एक नेचर ऑफ बिजनेस है कैपिटलिज्म की मार्केट में। कैपिटलिज्म ने 2 चीजों में से एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट दी है वो है बैंकिंग। अब दुनिया कैपिटलिज्म पे चल रही है तो बैंकिंग होना जरूरी है। बैंक आपके तरक्की में आपका भागीदार होता है अगर आपने ठीक तरीके से लोन लिया है और ठीक तरीके से लोन को यूज करके प्लान्ड वे में आगे बढ़े हैं।
अब प्रॉब्लम यही है कि इस्लाम के अंदर ब्याज देना और लेना दोनों हराम है। यही एक असलियत में समस्या है कि पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी ना केवल मुद्रा योजना, स्टार्टअप से लेकर जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी जितनी भी हैं, उन सब में मुस्लिम्स की भागीदारी ना के बराबर है, क्योंकि उसके अंदर वो जो बेसिक फिलॉसफी है वो गायब है। बाकी किसी भी स्कीम को उठाकर देख लें तो वहां पर मुस्लिम्स का जो बेनिफिट है वो लगभग सभी को बराबर में उसी परसेंटेज में मिला है जिस परसेंटेज में उस एरिया में वो मौजूद हैं या जिस परसेंटेज में उन्होंने क्लेम किया है। अब हाँ, मोदी सरकार के ऊपर यह आरोप जरूर लगता है कि इनकी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है और एक भी मुख्यमंत्री नहीं है, कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह कहीं पर भी आपको मुस्लिम्स ज्यादातर नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो वो इस लेवल के मिलेंगे कि उनका जनाधार मुसलमानों के बीच में नहीं है। एक जो क्या नाम है, अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री थे, उनको हटा दिया, अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके पास था, राज्यसभा की उनकी सांसदी खत्म हो गई थी, तो उनको हटाकर स्मृति ईरानी को मंत्रालय दे दिया गया, मुख्तार अब्बास नकवी। तो ऐसे में इनके ऊपर आरोप है, लेकिन क्या हमारी जुडिशरी के अंदर मुस्लिम्स की नहीं सुनी जा रही? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी वो जो एक फैक्ट चेकर था, मिस्टर नासिर समथिंग उसका नाम था, जिस तरीके से जुडिशरी उसके साथ खड़ी रही है और नूपुर शर्मा को जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं, उस फॉर्म में आप साफ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं राइट्स सारे के सारे सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवैसी क्योंकि एक पॉलिटिशियन है तो एक भय क्रिएट करना चाहता है मुस्लिम्स के अंदर, और उस भय का, उस फियर फैक्टर से प्रॉफिट यानी कि वोट बैंक को साधना चाहता है। इसलिए जो भी मेरे दोस्त हैं वो समझे, मेरे जो मुझे वीडियोस वगैरह देखते हैं, कि पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इसके एक बयान से लोगों का भड़कना जायज़ है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक अगर समझ में आएगा तो अपने आप समझ में आएगा कि कंट्रोवर्सी कहाँ है। अब बाकी जो है वो तो दोस्तों आगे वाले वीडियोस में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि है क्या मामला, आपका क्या मानना है, और बाकी आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।